आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल की हिफाजत में तैनात जहाजों को जल्द हटाएगा अमेरिका। अमेरिका के बयान ने उड़ाए नेतन्याहू के होश। वक्त तरमीमी बिल पर जेपीसी की तीसरी बैठक। बीजेडी लीडर ने भी की बिल की मुखालफत। आप लीडर अमानतुल्लाह खान की अदालत में पेशी। आप कारकुनान ने बीजेपी के खिलाफ किया एहतजाज। जमात इस्लामी हिंद का असम को लेकर बड़ा बयान। 28 मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेजना बताया गलत। यूपी के वजीर AK शर्मा का मुतनाज़ा बयान। कहा बुलडोजर का इस्तेमाल जायज है और जारी रहेगा। मुसलमानों पर रोक लगाने वाले बोर्ड से कशीदगी। मुस्लिम लीडरान ने की पुलिस से हिफाजत की मांग। स्वीडन की डिप्टी PM का मुसलमानों को लेकर मुतनाज़ा बयान। कहा मुसलमान खुद को बदले या फिर मुल्क छोड़ दे। रेसलिंग के बाद अब सियासत में उतरी विनेश फोगाट। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल। इजरायली PM नेतन्याहू चारों जानिब से बुरी तरह घिर चुका है और अब उसके सारे साथी एक एक करके उसे अकेला छोड़ रहे हैं। अमेरिका ने भी अब इजराइल को बुरी तरह चेताया है और जल्द ही उसका साथ छोड़ने की वार्निंग दे दी है। अमेरिका के हथियारों के बल पर अपनी झूठी जीत के दावे करने वाला नेतन्याहू अब बुरी तरह से फंस चुका है और अमेरिका की इस वार्निंग ने तो नेतन्याहू के होश ही उड़ा दिए हैं। इजरायली PM नेतन्याहू अपने नापाक इरादों और हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इसी वजह से पहले अपनी फौज, वुज़रा और अवाम को अपने खिलाफ करने के बाद अब उसकी इस पागलपन की सनक ने उसके हिमायती मुल्कों को भी उसके खिलाफ उतरने और उसका साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। और अब तो उसके जुर्मों में बराबर के शरीक रहे अमेरिका की इजराइल का साथ छोड़ने की धमकी उस पर बिजली बनकर गिरी है। द क्रेडल की खबर के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को खबरदार किया है कि वो इजराइल की हिफाजत के लिए मगरबी एशिया के इलाके में तैनात अपने बहरी जहाज़ों को जल्द ही हटा लेगा। अमेरिका ने इजराइल पर जंगबंदी के मुज़ाकरात को जल्द फाइनल करने पर जोर देते हुए कहा कि वो किसी भी तरह ईरान और हिजबुल्लाह के साथ जारी कशीदगी को कम करे, क्योंकि अमेरिकी तैयारे और बहरी जहाज इजराइल की हिफाजत के लिए हमेशा वहां तैनात नहीं रह सकेंगे। वहीं अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के आला हुक्काम जंगबंदी के मुआहदे को किसी भी सूरत फाइनल करने के लिए राजी हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने फिलाडेल्फी कॉरिडोर वाले बयान से पीछे नहीं हट रहा है, जिस वजह से ये मुआहदा हवा में लटक कर रह गया है। रिपोर्ट में इस तरफ भी इशारा किया गया है कि अमेरिका फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास के साथ एक तरफा मुआहदा करने पर भी गौर कर रहा है। अमेरिका की इस वार्निंग के बाद नेतन्याहू बुरी तरह बौखलाया हुआ है। नेतन्याहू की पागलपन की सनक ने अमेरिका को भी कुछ हद तक मायूस किया है और इसी वजह से अब अमेरिका ने उसको बगैर शामिल करे डील फाइनल करने का फैसला लिया है। एक तरफ अमेरिका की अपने जंगी और बहरी जहाजों को हटाने की धमकी, तो दूसरी तरफ इजराइल को शामिल किए बिना हमास के साथ मुज़ाकरात तय करने की खबर ने नेतन्याहू की नींदें उड़ा दी हैं और उसकी नाकामियों पर पड़े पर्दे को दुनिया के सामने हटा दिया है, जिसकी वजह से नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गया है। अब देखना यह है कि नेतन्याहू की वजह से हवा में लटकी ये जंगबंदी की डील अगर अमेरिका की वजह से वजूद में आती है तो क्या नेतन्याहू अपनी हार को तस्लीम कर कुर्सी छोड़ेगा या इसी ढिठाई के साथ दुनिया को मजीद पागल बनाने का काम जारी रखेगा। तो वहीं वक्त तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की आज अहम बैठक हुई। बता दें कि बैठक में अपोजिशन लीडरान और बीजेपी लीडरान के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद JPC चेयरमैन जगदम्बिका पाल को बैठक में दखल देना पड़ा। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि मीटिंग में मरकजी हुकूमत के कई अफसरान ने प्रेजेंटेशन दिए। इस दौरान उन्हें अपोजिशन के कई सख्त सवालात का भी सामना करना पड़ा। बीजेपी और अपोजिशन जमातों के MPs आमने सामने आ गए। माहौल इतना गर्म हो गया कि बहुत कुछ ऐसा हुआ कि JPC के चेयरमैन और BJP रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल को इजलास में मदाखलत करनी पड़ी। तभी अरकान पार्लियामेंट पुरसुकून हुए। अपोजिशन अरकान ने बिल लाने के जवाब पर सवाल उठाए और पूछा कि इसकी क्या ज़रूरत है। इजलास में हुकूमत के तमाम सीनियर अफसरान बशमूल शहरी तरक्यात, रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सामने वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से प्रेजेंटेशन दी। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि उड़ीसा के साबिक वजीर आला और बीजू जनता दल के सदर नवीन पटनायक ने वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो उनकी पार्टी इसकी सख्त मुखालफत करेगी। असम के बारपेटा जिले में फॉरनर ट्रिब्यूनल के जरिए गैर मुल्की करार किए गए 28 बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की हिरासत की कड़ी मजम्मत करते हुए जमात इस्लामी हिंद ने उनकी जल्द से जल्द रिहाई की मांग की है। जुमेरात के दिन मीडिया को दिए गए एक बयान में JIH के नायब सदर मलिक मोतसिम खान ने कहा कि उन्हें गैर कानूनी और मशकूक वोटर करार देने का ऐसा अमल उम्मत मुस्लिमा की तौहीन और गैर इंसानी है। उन्हें गैर शहरी करार देकर ट्रांजिट कैंपों में भेजना उनके बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है और कानून के गलत इस्तेमाल की अलामत है। हिरासत में लिए गए ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। वो इंतहाई गरीब और पसमानदा तबकात से ताल्लुकात रखते हैं। उन्हें मुजालिम का सामना करना पड़ रहा है। उनके खिलाफ मुकदमात के बारे
में उन्हें कोई मालूमात नहीं थी और न ही उन्हें फॉरेनर ट्रिब्यूनल में मुनासिब कानूनी नुमाइंदगी मिली है, जिसकी वजह से उन्हें गैर इंसानी हालात का सामना करना पड़ा और उन्हें ट्रांजिट कैंपों में भेज दिया गया है। दिल्ली में ओखला से आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार एहतजाज करना शुरू कर दिया है। बताते चलें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत खत्म होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि इस गिरफ्तारी के पीछे सियासी इंतकाम कारफरमा है, जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचेगा और ये लोग ऐसी गिरफ्तारियां कर पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के लीडरान बशमूल अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने अमानतुल्लाह खान को एक झूठे इल्जाम में फंसाकर गिरफ्तार किया है। इस मामले ने दिल्ली की सियासत में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी के कारकुनान का कहना है कि बीजेपी की ईडी ने फर्जी केस में एमएलए अमानतुल्लाह खान को हिरासत में लिया है। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और दूसरे ओहदों पर तैनातियां जो हुई थी उसमें गड़बड़ी की गई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि इन तकर्रुरियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे मुल्ज़मान के साथ साजिश रची थी, जिन्हें वक्फ बोर्ड में अलग अलग ओहदों पर मुकर्रर किया गया था, तैनात किया गया था। इतना ही नहीं, इन तैनातियों में मनमानी की गई है और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर AK शर्मा का मुतनाज़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का इस्तेमाल करना सही है और ये जारी रहेगा, जिसके बाद एक तनाज़ा छिड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर इंसाफ पर सख्त तबसरा किया था, लेकिन यूपी की योगी हुकूमत के वज़रा इसे दुरुस्त साबित करने में मसरूफ हैं। योगी काबीना के सीनियर वजीर AK शर्मा का कहना है कि रियासत में बुलडोजर चलते रहेंगे। ये कहते हुए बुलडोजर के इस्तेमाल का भी जवाज और दिफा किया कि वो एक ऐसा हथियार है जिसे वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी और माफिया राज को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया है। ब्यूरोक्रेट से रहनुमा बने AK शर्मा ने यह भी कहा कि हुकूमत बुलडोजर के इस्तेमाल को नहीं रोकेगी। आपको बताते चलें कि AK शर्मा माऊ से एमएलए हैं। वजीर ने अपने बयान में मजीद कहा कि हुकूमत माफिया और गुंडों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, जो समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में फले फूले और बढ़े थे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अकलियती मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती धमकियों और आवामी धमकियों के बीच गैर हिंदुओं और रोहिंग्या मुसलमानों को कुछ इलाकों में जाने से रोक दिया गया है, जिसको लेकर अब मुस्लिम लोगों ने हिफाजत की मांग की है। बता दें कि 2 मुस्लिम वफद ने आज उत्तराखंड के पुलिस डायरेक्टर जनरल अभिनव कुमार से मुलाकात की। वफद ने गढ़वाल की पहाड़ियों, बिलखुसूस चमोली जिले के नंदघाट और गोपेश्वर इलाकों में बिगड़ती हुई फिरकावाराना सूरत हाल और वहां रहने वाले लोगों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अक़लियती मुस्लिम आबादी के लिए पुलिस तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी किया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वफद, जिसकी क़यादत उत्तराखंड रियासती यूनिट के सरबराह ने की, उन्होंने नंदघाट में हालिया तशद्दुद के मुतासरीन के साथ भी मुलाकात की। दाएं बाजू के हिंदुत्व ग्रुपों की जानिब से किए गए हमलों के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की दुकानों के साथ और कारोबारी घरों के साथ तोड़फोड़ की गई है, लूटमार की गई है और नंदघाट में उनकी मस्जिदों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। कई मुसलमानों को मारा पीटा भी गया। उन्होंने इस सब बातों को उनके सामने रखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई का मुतालबा किया है। स्वीडन की डिप्टी PM एबा बुश ने मुसलमानों और शरिया कानूनों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर दुनिया भर के मुसलमानों ने नाराजगी का इजहार किया है। आपको बता दें कि स्वीडन की नई वजीर आजम एबा बुश की मुल्क में रह रहे मुसलमानों के इस्लामिक शरिया कानूनों को लेकर दिए गए मुतालिका बयान पर बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान अपनी जिंदगी में स्वीडिश तौर तरीकों को अपनाएं या फिर मुल्क को छोड़ दें। बता दें कि मुल्क में इस्लामिक शरिया कानूनों और इसके तरीकों के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लाम को स्वीडिश तौर तरीकों के मुताबिक ढलना होगा। स्वीडिश नई वजीर आजम के एक सियासी तकरीब में की गई इस तबसरा ने स्वीडन के भीतर और इंटरनेशनल लेवल पर बहस छेड़ दी है। तो वहीं यूपी के प्रयागराज में जिस मदरसे में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, उस पर इंतजामिया ने एक्शन लिया है। बता दें कि अब कार्रवाई करते हुए उस मदरसे को सील कर दिया गया है। प्रयागराज के अतरसुया इलाके में एक मदरसे में नकली नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। मदरसा जामिया हबीबिया पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। यहाँ 28 अगस्त को नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इसके बाद मदरसे में काबिले एतराज अदब भी बरामद हुआ था। काबिले एतराज साहित्य में RSS को मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द तंजीम बताया गया था। अब मदरसा सील कर दिया गया है। इस पर एक नोटिस
नोटिस भी दिया गया है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मदरसे को गैरकानूनी बताते हुए सील कर दिया है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पुलिस के साथ दोपहर बाद मदरसे में पहुंची थी। सबसे पहले मदरसे के बच्चों, मौलानाओं और मुलाजमीनों को बाहर निकाला गया। उसके बाद मदरसे को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि मदरसा सील करने के बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मेन गेट पर नोटिस भी लगा दिया है। नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि सील तोड़ना, दोबारा तामीर करने के लिए और खरीद व फरोख्त करना गैर कानूनी और काबिल सजा जुर्म है। ऐसे करने पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कानूनी तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी में शामिल होने से पहले दोनों कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश और बजरंग पुनिया अब कुश्ती के अखाड़े से सियासत के अखाड़े में दिखाई देंगे। दोनों खिलाड़ी हरियाणा असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि आज बीजेपी की आईटी बता रही थी कि हमारा मकसद सियासत करना था, लेकिन जब हम एहतजाज कर रहे थे तो बीजेपी के अलावा सभी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी और मुल्क को मजबूत करेंगे, जमीन पर रहकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं फाइनल में गई तो पूरा मुल्क खुश था, लेकिन अगले दिन जो वाकया पेश आया, यानी कि जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद एक IT सेल ही था जो खुश नजर आ रहा था। कांग्रेस का दामन थामने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि मैं आपकी सारी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का शुक्रिया अदा करती हूँ। बुरे वक्त में आप जानते हैं कि कौन आपके साथ है। मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रख रही हूं जो ख्वातीन की हालत इज़ार को समझती है। हम हर उस औरत के साथ खड़े हैं जो खुद को बेबस महसूस करती है। जब हम एहतजाज कर रहे थे तो बीजेपी के अलावा हर किसी ने हमारा साथ दिया था। आज से मैं एक नए सफर की शुरुआत कर रही हूं। विनेश ने कहा कि जो लड़ाई थी वो जारी है और हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे। जब तक हम जीत नहीं जाते हम किसी से डरेंगे नहीं और ना ही पीछे हटेंगे। हरियाणा में इत्तेहाद की बातचीत के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने झटका दे दिया है। आप MLA और साबिक वजीर राजेंद्र पाल गौतम आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव और कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा मौजूद रहे। वेणुगोपाल ने कहा कि ये फख्र का लम्हा है कि मुल्क की सियासत का अहम चेहरा अंबेडकर राइट लीडर राजेंद्र पाल गौतम इसमें शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत बेचने के राहुल गांधी के नारे ने उनके दिल को छू लिया है। मैं समाजी इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के हरियाणा असेंबली इंतखाबात के इत्तेहाद के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी 90 में से 10 सीटों का मुतालबा कर रही है, जबकि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। वो आम आदमी पार्टी को 5 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही रियासती कांग्रेस के लीडर आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद को लेकर अपना इख्तिलाफ जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस इत्तेहाद में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद का हतमी फैसला कुछ दिनों में जल्द ही कर लिया जाएगा। पैरा ओलंपिक में भारत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 84 पैरा एथलीट हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हो रहा है। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में 12 डिसिप्लिन में हिंदुस्तानी खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं, जो टोक्यो 2020 से 3 गुना ज्यादा है। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को थी और उन्होंने इस तवक्को को पूरा करते हुए अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिंदुस्तान ने अब तक 25 तमगे जीते हैं और इसके साथ ही उन्होंने पैरा ओलंपिक्स में अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने टोक्यो में कुल 19 तमगे जीते थे। आज पैरा ओलंपिक्स गेम्स के 9वें दिन भी कई खिलाड़ी मेडल जीतने के लिए नजरें जमाए बैठे हैं। हिंदुस्तान ने अब तक 5 तलाई यानी कि 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 कांसे के तमगे जीते हैं और आज मजीद 5 तमगे जीतकर खिलाड़ियों ने अपने मुल्क के तमगों की तादाद 30 तक पहुंचा दी है, जो कि हिंदुस्तान की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। मरकजी हुकूमत ने पहली बार मणिपुर में एंटी ड्रोन मीडियम मशीन गन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ये फैसला 1 से 3 सितंबर के बीच रियासत में 2 ड्रोन हमलों के बाद लिया गया है। बता दें कि 3 सितंबर की शाम को मणिपुर के इम्फाल जिले में सीजम चिरांग गांव में अस्करियत पसंदों ने ड्रोन से हमला किया था, जिसमें एक खातून समेत 2 अफराद हलाक हुए थे और 9 अफराद जख्मी हो गए थे। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि क्योंकि अस्करियत पसंदों को ड्रोन जंग के लिए म्यांमार से तकनीकी मदद और तरबियत हासिल हो रही है या वो इसमें बराह रास्त मुलव्विस हैं। इन ड्रोन हमलों की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। पुलिस ने कहा ये ड्रोन हमला एक नया वाकया है, हम इसे बहुत ही संजीदगी से देख रहे हैं। हमने दिल्ली में NSG के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात की है और उनकी टीम से भी बात की। बहुत से दूसरे माहिरीन भी आ रहे हैं और हमने ड्रोन हमलों की तहकीकात और रोकने के लिए एक कमेटी भी बनाई है। इन हमलों को रोकने के लिए हमारे पास कुछ इक़दामात हैं जिन पर अमल दरामद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी कार्रवाइयाँ पहाड़ी इलाकों में भी जारी हैं जहाँ से हमले हो रहे हैं।
हमें इस मामले में मरकज से भी मुकम्मल ताउन मिल रहा है। मरकजी फोर्सेस की तकरीबन 158 कंपनियां यहाँ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैती बिरादरियों के दरमियान रिजर्वेशन को लेकर तशद्दुद जारी है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 226 अफराद हलाक हो चुके हैं और तशद्दुद में 1100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। वहीं 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर कहीं और जा बसे हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी कि ईवी मेकर्स को हुकूमत से मिलने वाली सब्सिडी को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रांसपोर्ट के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि ईवी मेकर्स को सब्सिडी देने की अब कोई जरूरत नहीं है। गडकरी ने BNEF समिट में कहा कि लोग अब खुद ईवी या CNG गाड़ियों का इंतखाब कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की लागत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ रही है पैदावारी लागत कम हो गई है। इस तरह मजीद सब्सिडी की जरूरत खत्म हो गई है। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ज्यादा सब्सिडी देने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से कम है। मेरी राय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी को अब हुकूमती सब्सिडी की जरूरत नहीं रही है और सब्सिडी का मुतालबा अब जायज नहीं रहा। फिलहाल हाइब्रिड समेत अंदरूनी इंजनों से चलने वाली गाड़ियों पर 28% GST आयद है और साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST 5% है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मईशत की तवानाई की जरूरत को देखते हुए जीवाश्म ईंधन से एक दूसरे ईंधन में मुंतकली एक बेहतरीन अमल होगा। लिथियम आयन बैटरी की कीमत में मजीद कमी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में भी कमी आएगी। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।